दोस्तों आज का वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए, उनके हस्बैंड्स के लिए और सभी अनमैरिड लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टैक्स प्रोविजंस बताने जा रहा हूं जो शायद आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक हाउसवाइफ को इनकम के या फंड्स के 8 सोर्सेज क्या हो सकते हैं, साथ में उन 8 सोर्सेज से हम टैक्स प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज हम डिटेल में बातें कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि वो 8 सोर्सेज क्या हैं एक हाउसवाइफ के लिए, उनसे टैक्स प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में क्या एक हाउसवाइफ को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और अगर ITR फाइल ना करे तो क्या हो सकता है। इसके अलावा हाउसवाइफ कि इनकम जो भी होगी उसके ऊपर टैक्स कौन देगा, हस्बैंड देगा या वाइफ देगा, इस बात को भी हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट में इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूजन मैं आपके सामने रखूंगा। अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 जिसका असेसमेंट ईयर 24 और 25 होता है, इसके लिए ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ITR फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024, वो है विदाउट लेट फीस। लेकिन अगर आप 31 जुलाई 2024 के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आप 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन वो रिटर्न होगी विद लेट फीस। अब हम एक एक करके हम सारे उन 8 सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में बात करेंगे कि वो 8 सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है और उनके ऊपर टैक्स प्रोविजन क्या है, ITR फाइलिंग के प्रोविजन क्या है, सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर एक हाउसवाइफ को अपने फादर के यहाँ से प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर मिलता है, फादर मीन्स जो उसके अपने फादर हैं, नॉट फादर इन लॉ, फादर के यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी में से शेयर मिलेगा उसके ऊपर टैक्स के प्रोविजन क्या है। देखिए इनकम टैक्स का सेक्शन 247 कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेड आपको मिलती है, यानी कि पुरानी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से आपको कुछ शेयर मिलता है, तो वो शेयर आपके लिए टोटली टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस केस में क्या वाइफ को अपनी ITR फाइल करनी चाहिए? दोस्तों बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि इस केस में ITR फाइल करे। क्योंकि ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है। क्यों? फादर के यहाँ से उसको एक शेयर मिला है पुरानी प्रॉपर्टी में से, एज पर इनकम टैक्स लॉ और एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट एक गर्ल चाइल्ड, एक मैरिड वुमेन भी अपनी फादर की प्रॉपर्टी में से शेयर लेने के लिए हकदार है और वो अगर ये शेयर लेती है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ITR फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ITR के किसी भी फॉर्म के अंदर ऐसा कोई कॉलम है जिसमें इस टाइप के गिफ्ट को या इस टाइप के शेयर को हम लिख सकें कि ये हमें शेयर मिला है। अब दूसरा केस लेते हैं कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को घर के खर्चों के लिए, यानी घर के जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको करने के लिए कुछ पैसे हर महीने उसके बैंक में ट्रांसफ़र करता है या बैंक ATM से निकाल कर अपनी वाइफ को देता है, तो इस केस के अंदर सपोज एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 50,000 रुपये पर मंथ दिए, वाइफ ने उसमें से 30,000 रुपये पर मंथ खर्च कर दिए। अब उस 30,000 के बाद जो बैलेंस बचा 20,000 रुपीज़ वो वाइफ ने बचा लिए। इसको हम क्या कहते हैं? पिन मनी, यानी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में से जो भी पैसे एक वाइफ अपनी सेविंग करती है उसको हम लोग पिन मनी कहते हैं। तो क्या ये पिन मनी वाइफ की इनकम है? क्या वाइफ को इस पिन मनी के लिए ITR फाइल करनी चाहिए? दोस्तों ये पिन मनी है और इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पिन मनी एक वाइफ की इनकम नहीं हो सकती। क्योंकि ये उनका अपना ही पैसा है, वाइफ ने अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से वो पैसे बचाए हैं। इस केस में मैं ये कहूँगा कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए। क्योंकि ये आपकी टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम है। इस एग्जेम्प्टेड इनकम को आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर डिक्लेयर करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कोई हाउसवाइफ ऐसा भी कर सकती है कि सारे पैसे को बैंक में जमा करती रहे धीरे धीरे। सपोज एक महीना 20,000 रुपये जमा किया, अगले महीने 20,000 रुपये जमा किया, तो इस तरीके से एक साल के अंदर 2,40,000 रुपये जमा हो गया। और इसी तरीके से अगर 5 या 10 साल तक वो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं तो 10, 20, 30 लाख रुपये भी जमा हो सकते हैं। तो अगर 10 साल के बाद मैं देखूं कि 12 या 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट के अंदर जमा हो चुके हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर ये क्वेश्चनिंग ना करे कि इतना पैसा कहाँ से आया। इसके लिए सेफ गार्ड के लिए एक हाउसवाइफ को इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक सवाल और रखता हूँ कि क्या टैक्स बचाने के लिए एक हस्बैंड 50,000 की जगह सपोज 5 लाख रुपए हर महीने अपनी वाइफ को पिन मनी की शेप में ट्रांसफ़र कर देता है, तो क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है रीजनेबल अमाउंट, यानी पिन मनी के लिए जो पैसा एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर सकता है या करता है वो एक रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर के खर्चे 50,000 रुपये हों और आप इस पिन मनी की शेप में या पिन मनी की आड़ के अंदर 5 लाख रुपये महीना हर महीने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दें और कहें कि ये पिन मनी है और ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। ऐसा नहीं है।
डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्वेश्चनिंग उठा सकता है। अब हम एक थर्ड केस लेते हैं कि रिलेटिव गिव्स शगुन मनी टू द हाउसवाइफ। क्या है, इन कैश और इन कैंड। कब दे सकते हैं, किसी भी ओकेज़न पे, जैसे कोई रिश्तेदार आपके घर आ जाता है, ये एक ओकेज़न हो गया, और यहाँ पर सपोज हाउसवाइफ की मदर, उसका भाई उसके लिए कुछ पैसे दे जाता है या कुछ गिफ्ट दे जाता है, तो इस केस में क्या होगा। या फिर बर्थडे, एनिवर्सरी या फेस्टिवल के टाइम पे दे जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर कोई रिलेटिव आपको कोई भी गिफ्ट देता है तो वो टोटली टैक्स फ्री है। वो किसी भी ओकेज़न पे हो सकता है, बर्थडे पे हो सकता है, एनिवर्सरी पे हो सकता है, किसी भी फेस्टिवल पे हो सकता है, या ओकेजनली जब कुछ रिलेटिव्स आपस में मिलने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं उस वक्त भी वो गिफ्ट हो सकता है। ये टोटली टैक्स फ्री है। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि वो रीज़नेबल अमाउंट कितनी हो सकती है, मे बी एक साल के अंदर 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या 30,000 रुपये, लगभग इसी टाइप की अमाउंट होती हैं। और इस सारे पैसे को अगर एक हाउसवाइफ अपने बैंक अकाउंट के अंदर जमा करती है तो उसको कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। बेशक वो अमाउंट धीरे धीरे जमा होकर 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या एक हाउसवाइफ को इस इनकम के लिए आईटीआर फाइल करनी चाहिए। यकीनन फाइल करनी चाहिए। वैसे एज पर लॉ ये कोई मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम उतनी नहीं है। पहली बात तो ये कि गिफ्ट टैक्स फ्री है, दूसरी बात कि ये इनकम नहीं है, अपना ही पैसा है, इसलिए उसको ये आईटीआर डेलिबरेटली या वॉलंटरी फाइल करनी चाहिए। लीगली कोई मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं कि अभी तक हमने बात की कि रिलेटिव अगर हमें कोई गिफ्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर कोई फ्रेंड्स या नेबर्स हमें कोई शगुन देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कब दे सकते हैं वो लोग, बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे। देखिए, यहाँ पर भी इनकम टैक्स का सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(10) अप्लाई होता है। वो क्या कहता है कि अदर देन रिलेटिव, अगर कोई आपको गिफ्ट करता है एक साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा, वो भी कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का क्या मतलब हुआ कि सपोज 10 नेबर्स ने या 10 फ्रेंड्स ने मिल के आपको कुछ अमाउंट गिफ्ट कर दिया। एक ओकेजन बर्थडे आया, दूसरा ओकेजन आया एनिवर्सरी, इन दोनों ओकेजन का मिला के, सभी दोस्तों का मिला के अगर एक साल के अंदर वो अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो टोटली अमाउंट, यानी सपोज 60,000 रुपये हो गया तो इस पूरे 60,000 रुपीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा। ये अलग बात है कि ये 60,000 बिलो टैक्सेबल लिमिट है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि पूरे साल के अंदर किसी ने 10 लाख रुपए इस तरीके से गिफ्ट कर दिए, तो इस 10 लाख रुपए के ऊपर पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये सारी अमाउंट इनकम टैक्स रिटर्न में आपको डिक्लेयर भी करनी पड़ेगी और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी टैक्स प्लानिंग अप्लाई नहीं हो सकती। पहले वाला प्रोविजन यानी जो रिलेटिव वाला प्रोविजन था, यहाँ पर तो मैं एक बार मान सकता हूँ कि कुछ अमाउंट के लिए हम लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स और नेबर वाला पार्ट है, यहाँ पर बिल्कुल भी टैक्स प्लानिंग का कोई भी चांस नहीं है। अब हम एक पॉइंट और लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को कुछ पैसे देते हैं तो उस पैसे को हम लोग पिन मनी कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वाइफ बहुत ज़्यादा समझदार है। उसने क्या किया कि उस पिन मनी को धीरे धीरे जमा करके बैंक में जमा किया और उस पिन मनी से, यानी जो बैंक में पैसा जमा हुआ, उससे एक एफडी करा ली। उस एफडी से अब उसको साल में मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आने लगा। तो इस 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट को क्या टैक्सेबल मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या आईटीआर के अंदर डिक्लेयर करेंगे? दोस्तों बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये इनकम है, प्योरली इनकम है, और इस इनकम को आईटीआर के अंदर डिक्लेयर भी करेंगे और ये टैक्सेबल भी है। किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? वाइफ के हैंड में, हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर थ्रू गिफ्ट डीड बाय द हस्बैंड। हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी। कैसे गिफ्ट की? उसका कोई भी कम कंसीडरेशन अमाउंट नहीं लिया, यानी कोई भी सेल कंसीडरेशन नहीं लिया। और वाइफ बहुत समझदार थी, तो उसने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया किसी को और वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट कर ली। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या वाइफ को आईटीआर फाइल करनी चाहिए? उस रेंटल इनकम पर कौन टैक्स देगा? दोस्तों इनकम टैक्स का प्रोविजन सेक्शन 27 सबसेक्शन आई क्या कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर की मैं बात कर रहा हूँ, ओनर नहीं, ओनर तो वाइफ हो चुकी। इनकम टैक्स लॉ की नज़रों में उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर हस्बैंड ही माना जाएगा और जो रेंटल इनकम जनरेट होगी उस प्रॉपर्टी से, उस रेंटल इनकम पर भी हस्बैंड को ही टैक्स देना है। यहाँ पर इस प्रोविजन को और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब तक उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगी तब तक उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम पर जितना भी टैक्स है वो हस्बैंड को ही पे करना है। और इनकम ऑन इनकम यानी रेंटल इनकम को सपोज वाइफ
इन्वेस्ट कर देती है कहीं पर और उस इन्वेस्टमेंट से भी कुछ इनकम आती है, तो उस इनकम के ऊपर भी हस्बैंड को ही टैक्स देना है। जब वो प्रॉपर्टी सेल होगी तब उस प्रॉपर्टी पर जो कैपिटल गेन जनरेट होगा उस कैपिटल गेन पर भी हस्बैंड को ही टैक्स देना है, वाइफ को टैक्स नहीं देना है, ये इनकम टैक्स का लॉ कहता है। इस पॉइंट के अंदर क्या वाइफ को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है? यकीनन उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेंटल इनकम है वो सारी वाइफ के हैंड में आती है, वाइफ के बैंक अकाउंट में आएगी। क्यों? क्योंकि ऑन पेपर वाइफ ही उस प्रॉपर्टी की ओनर होगी। अब यहाँ पर टैक्स प्लानिंग की बात करूँ तो इसमें कोई टैक्स प्लानिंग नहीं हो सकती। बेशक इनकम वाइफ के अकाउंट में आती हो लेकिन टैक्स फिर भी हस्बैंड को ही देना है। सो देयर इज नो चांस ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की कि जब हस्बैंड एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देता है, लेकिन अब बात करेंगे कि अगर अब हस्बैंड प्रॉपर्टी गिफ्ट ना करके सपोज पैसे गिफ्ट कर देता है अपनी वाइफ को। अब यहाँ मैं ये मानूंगा कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 1 करोड़ रुपए गिफ्ट कर दिए और वाइफ बहुत समझदार थी, तो उसने क्या किया कि उस पैसे से एक घर खरीद लिया और उस घर को रेंट पर दे दिया और वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट कर ली। इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये दोस्तों कि इस रेंटल इनकम के ऊपर भी हस्बैंड को ही टैक्स देना है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर डीम्ड ओनर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। इस मकान की ओनर वाइफ ही कहलाएगी और अगर इस रेंटल इनकम से कोई अगेन इनकम जनरेट होती है वो किसको होगी? वाइफ को होगी। क्यों होगी? क्योंकि मकान वाइफ के नाम है और वाइफ ने ही उस पैसे से वो मकान खरीदा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो रेंटल इनकम है वो वाइफ के हैंड में आती है, वाइफ के बैंक अकाउंट में आएगी। अब वाइफ ने क्या किया कि उस रेंट को अपने बैंक में रखा और उस रेंट को अगेन कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट से फिर से कोई इनकम आने लगी। तो इस केस के अंदर जो इनकम ऑन इनकम है वो हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो वाइफ के हैंड में टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पर हम लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है यहाँ पर कि जो टोटल इनकम जनरेट होगी रेंटल इनकम उस प्रॉपर्टी से, वो रेंटल इनकम को अगेन इन्वेस्ट करके जो इनकम होगी वो सारी वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। ये टैक्स प्लानिंग यहाँ पर की जा सकती है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर वाइफ को सड़क पे कहीं जा रही थी, बस में कहीं ट्रैवल कर रही थी, ऑल ऑफ सडन उसको नोटों से भरा हुआ एक बैग मिल गया, तो इस केस में क्या होगा? क्या ये वाइफ की इनकम है? क्या वाइफ को इसके ऊपर आईटीआर फाइल करनी चाहिए? यकीनन इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास कहीं से कोई भी पैसा आता है तो आपके लिए वो इनकम है। इस टाइप की इनकम जो कहीं पड़ा मिल गया या कहीं गेमिंग से हो गया, किसी बिजनेस से हो गया, जितनी भी इनकम है वो वाइफ को मिली, जितना भी पैसा है वो वाइफ को मिला, यकीनन उसकी इनकम है। आईटीआर फाइल करनी चाहिए, आईटीआर के अंदर वो डिक्लेयर भी करना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कोई डिक्लेयर ना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई टैक्स देना है ना कोई आईटीआर फाइल करनी है। लेकिन अगर आप उसको इनकम डिक्लेयर करोगे तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब लास्ट में दोस्तों हम लोग कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं और मेरी टीम उसका रिप्लाई जरूर करेगी। और यहाँ पर अब हम लोग कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि इस आईटीआर को हस्बैंड वाइफ अगर फाइल करती है तो उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है या स्पाउस के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए, एक तो वाइफ की इनकम जनरेट हो जाती है, दूसरा अगर फ्यूचर में एक हस्बैंड और वाइफ मिलके कोई होम लोन लेते हैं तो उस लोन के लिए उनकी बोरोइंग पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आईटीआर जब फाइल होती है, आईटीआर जब बैंक में सबमिट होती है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की मिला के जब फाइल करेंगे तो लोन की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाती है, फैमिली की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और एक स्पाउस को हेल्प भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे सारे प्रोविज़न कि क्या एक हाउस वाइफ को आईटीआर फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस सारे प्रोविज़न से रिलेटेड टैक्स प्रोविज़न भी मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।